गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 67 का एग्जाम हो गया। कुछ लोगों के लिए अच्छा था, कुछ लोगों के लिए खराब भी था। न्यूज़पेपर में आज आया भी है लगभग 3.5 मतलब लगभग आधे ही स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। यानी 6 लाख से अधिक का फॉर्म था और 3.5 के आसपास स्टूडेंट ने पेपर दिया है। बहुत सारे ऑलमोस्ट लगभग सभी जगह कुछ को छोड़ दिया जाए, होम सेंटर गर्ल्स के कारण कुछ को छोड़ दिया जाए, पटना जैसे शहरों को, तो सभी जगह यही हाल था। 11-12 स्टूडेंट हॉल के अंदर नहीं थे। ये सारी चीजें हुई और इसका मतलब स्टूडेंट तो काफी कम आए हैं। 67 का जो आपका ये एग्जाम है ना, ये कई मायने में और एग्जाम से अलग है। यानी इसके पहले होने वाले एग्जामिनेशन से भी अलग है और आने वाले एग्जामिनेशन से भी अलग होगा। इसका रिजल्ट 15 नवंबर तक आएगा। तब आप कहोगे 29 दिसंबर को एग्जाम कैसे होगा। आयोग ऑलरेडी डेट बता चुकी है कि हम 29 को लेंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए। आयोग का कहना है कि आप अपना तैयारी करते रहिए, हम तो 29 को ले रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो आयोग, आप ये कहोगे कि तब 29 को नहीं होगा, ये भी नहीं कहना है। आपका रिजल्ट आएगा, तुरंत फॉर्म भरवा लेंगे ये लोग 10 दिन के अंदर और एग्जाम आपको दिसंबर में देना है। तो डायलेमा की स्थिति आपकी कंटिन्यू रहेगी। क्या होगा नहीं होगा ऐसा चलता रहेगा, तो कोई नहीं, उसको चलने दीजिए और साथ में एग्जाम की तैयारी कीजिए। देखिए, ये एग्जाम 67 क्यों कह रहा हूं कि कई मामलों में अलग है। वो इसीलिए अलग है क्योंकि एक तो जितनी सारी समस्याओं के साथ जूझते हुए एग्जाम हुआ है, जितना परेशान आप हुए हैं या अलग अलग तरीके से, उस मामले में। दूसरा, इतने शॉर्ट टाइम में पीटी और मेंस के एग्जाम लेने के मामले में, और इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो रियली में आते, तो जो कुछ लोगों का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें मुश्किल पैदा हो सकता था। बहुत सारे रियल फाइटर्स नहीं आए हैं इस बार। अब देखो, ये भी हो गया। इसके बाद अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसको लेके तो यही चला जा रहा था कि प्रीलिम्स पहले निकालना है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम का नेचर देखिएगा क्वेश्चन का, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आने वाले हैं जो प्योर फॉर्म में वनडे का एग्जाम देते हैं। यानी एसएससी देते होंगे, बैंकिंग देते होंगे, रेलवे देते होंगे, उन सबका बीपीएससी निकल रहा है। तो अगर मेंस के फाइट की बात करें ना, तो कोर स्टूडेंट की संख्या कम है। समझ रहे हैं? जो रियली में कोर स्टूडेंट है बीपीएससी के और यूपीएससी के, जो सिविल के आप कह सकते हैं, उनकी संख्या कम है क्योंकि बहुत सारे इस एग्जाम के नेचर के कारण बाहर भी हो रहे हैं, बहुत सारे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जो क्वालिफाई कर रहे हैं और जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इससे अच्छा मौका 67-8 में भी नहीं आने वाला है और 67 के पहले भी नहीं आया है। इस तरह से इतने कम स्टूडेंट में ये एग्जाम हुआ है, और इससे इस सेंस में नहीं कि इसके पहले इससे कम नहीं दिए हैं, इस सेंस में कि इस एग्जाम को लेकर जो चीजें चल रही थी उसके कारण स्टूडेंट ने एग्जाम छोड़ा है, कुछ मजबूरी के कारण, कुछ आगे के एग्जाम की तैयारी के कारण। और इस 3 महीने में ऑप्शनल पेपर भी तैयार करना और जीएस पेपर भी तैयार करना, जो वनडे एग्जाम ही देते हैं सिर्फ ना, एसएससी रेलवे टाइप, उनके बस का नहीं सामान्यता। ठीक है, सामान्यता उनके बस का नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, उसके अंदर भी बहुत सारे शार्प स्टूडेंट हैं। तो कुछ लोगों को एग्जाम देना होगा तो वो बीपीएससी को छोड़ेंगे, पहले बीपीएससी को नहीं पकड़ेंगे और एग्जाम को देंगे। तो जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जिनको लगता है कि बीपीएससी हमारा सपना है, तो 67 से अच्छा मौका तो आपको मिलने से रहा, समझिए इसको। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये 67 का एग्जाम मेंस का निकालेगा कौन। ये भी एक यक्ष प्रश्न है कि आखिर इसका कौन निकालेगा। देखो, 67 का जो पीटी का एग्जाम हुआ क्लास के दौरान, अभी जो करंट अफेयर्स का मैंने 2 घंटे का वीडियो बनाया है, बिहार के करंट अफेयर्स उसके अंदर है, नोट्स के दौरान। तो मैंने कई बार कहा क्लासेस में भी और वैसे भी कि आपका रिजल्ट अगर नहीं भी होगा ना, तब भी आप ब्लेम करने की स्थिति में हमें नहीं होंगे, क्योंकि हमने वो सारे कंटेंट आपको अवेलेबल करवाए। इसके पहले सीडीपीओ हो, 67 हो या ये वाला 67 हो,
क्योंकि वो अवेलेबल करवा दिया गया जिससे आप पास कर सकते हैं, कहीं उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यही हाल अभी 67 के मेंस में भी होगा। मेंस में क्या हो रहा है, अब यहां थोड़ी सी भी कोई अगर विद्वान बनना चाहेगा, नॉलेज लेकर पूरा ज्ञान के साथ मेंस आप में से कोई भी निकालना चाहेंगे तो आपका मेंस फंसेगा। 67 का मेंस अभी वही निकाल सकते हैं जिनको सिर्फ एग्जाम निकालने से मतलब है, यानी काफी शार्पली आपको रूटीन मेंटेन करना है और उतने ही शार्प तरीके से आपको अपने स्टडी को प्लान करना है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं, जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उसको उतना ही वैल्यू देते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, प्रीलिम्स में क्या करते हैं हम लोग, अब मॉडर्न हिस्ट्री खूब अच्छा लग रहा है तो पढ़े जा रहे हैं, ज्योग्राफी अच्छा लग रहा है पढ़े जा रहे हैं। अभी हमें एकदम से ये देखना है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, और जितना वेटेज है बस उतना ही कहां से सवाल अधिकार है, कौन सा उसका मेन एरिया है, उसको कवर करते हुए चलना है, क्योंकि इस बीच में इससे अधिक आप नहीं कर सकते। पीटी की सीमा नहीं होती है उसकी पढ़ने की, मेंस में एक लिमिटेशन है, आप उसको क्रॉस सामान्यता नहीं कर सकते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के बाद भी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंस के अंदर होने का मतलब है कि आपके पास जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत सॉलिड है, आपने क्वेश्चन एनालिसिस बहुत अच्छे से किया है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं आप। तो जो जॉब में है, कहीं पे भी हैं, जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है, जिनका भी प्रीलिम्स निकल रहा है, ये यकीन करो 67 से बढ़िया मौका आपके हाथ में नहीं है अपने सपने पूरे करने का। ये लिख के रख लीजिए। अब इसमें आपको अभी से क्या करना है, अभी से आपको तैयारी जो आप अभी कर रहे हो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट में आप जीएस पेपर पढ़ेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। दूसरे पार्ट में आप ऑप्शनल पेपर पढ़ेंगे, और तीसरे पार्ट में करंट अफेयर्स का जो करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स नहीं, टोटल पीटी का जो पोर्शन है उसको रिवीजन मोड में डाल के रखेंगे, क्योंकि उसको रिवीजन वाले गियर में आपको रखना है, आप उसे हटा नहीं सकते। क्योंकि रिवीजन मोड में नहीं रखेंगे तो एग्जाम भी तो फिर जैन को देना है, जनवरी में देना है ना, तो आपको वो रखना ही रखना पड़ेगा। अब रहा सवाल कि जीएस और ऑप्शनल में क्या करें। देखिए, एक बेस्ट तरीका बता रहे हैं आपको। जीएस स्टार्ट करने के पहले, ऑप्शनल स्टार्ट करने के पहले 2 दिन अपना टाइम दीजिए। जीएस के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को एक साथ कीजिए, ऑप्शनल के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को एक साथ कीजिए। संभव है यूपीपीएससी तो शायद ना मिले, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, लेकिन यूपीएससी का आपको मिल जाएगा। बेहतर होता है यूपीपीएससी भी आप ढूंढ लेते। यूपीएससी का भी अपने ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए मेंस का, और उसके भी चैप्टर वाइज जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उसको भी लिख लीजिए। उसके अकॉर्डिंग अपने कुछ पॉइंट्स, थोड़े से नोट्स के साथ अपने आंसर राइटिंग को स्टार्ट कीजिए। फैक्ट सीधा रट जाओ। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिसका इतिहास है, भूगोल है, तो वो रटने वाला है, हर सब्जेक्ट में रटने ही वाला है। कुछ जहां थिंकर है, फर्स्ट पेपर में अक्सर थिंकर है, तो वो रटने ही वाला है, उसको रट जाइए सीधा। जीएस पेपर में भी आपको यही करना है। अब जीएस में एक पोर्शन आता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। जैसे अभी आप लोगों ने कल कहा ना, आप लोगों ने कल कहा कि कुछ ऐसे सवाल थे, जैसे मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैंने हिस्ट्री और क्या साइंस इन सब पे ध्यान दिया, ज्योग्राफी पॉलिटी को स्किप कर दिया। यहां पे अगर स्किप करने का गलती से भी डीआई को सोच रहे होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन को सोच रहे होंगे, तो अपने पैर पे फिर से कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। डीआई को आप स्किप करके बीपीएससी में रिजल्ट नहीं ले सकते, और ले भी लेंगे तो नीचे से ऊपर वाला पोस्ट आपको नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो डीआई आपको करना ही है। सवाल उठता है डीआई के लिए क्या, तो डीआई के लिए आपको जहां पे क्लास लेना हो, टेस्ट जो भी करना हो आप कीजिए। साथ में डेली अभी से नियम बांध दीजिए, डीआई के लिए डेली एक सवाल आपको सॉल्व करना है।
डीआई के लिए रोज एक सवाल सॉल्व कीजिए। एक सवाल भी रोज सॉल्व करेंगे ना तो हर तरह के डीआई को बनाने में 30 डेज के अंदर आप माहिर हो जाएंगे। 30 दिन में आप देखो, बहुत मुश्किल नहीं है वो डीआई बनाना, बहुत मुश्किल नहीं है, उसको रेगुलर बनाना एक काम है। जिन जिन लोगों ने बिना सोचे कि डीआई के अंदर मास्टर बनना है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने बिना सोचे इस सजेशन पे काम किया, वो सब इतने शार्प हो गए 15 से 20 दिनों के अंदर कि अब डीआई के कोई भी सवाल उनसे नहीं छूटता और तुरंत बना लेते हैं फटाफट। तो डीआई को डेली बनाइए, एक सवाल डेली बनाइए और भूल जाइए उसको, डीआई है तो डीआई आपका हल्का हो गया। अब रहा मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट ज्योग्राफी और ये सब। तो ज्योग्राफी मेंस की बात कर रहे हैं, जीएस पेपर की। ज्योग्राफी को आप, अगर आपको लगता है कि आप स्किप करना चाहते हैं, तो जो अगर करना चाहते हैं बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी को करके बाकी सबको स्किप कर दीजिए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी जैसे भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर, बिहार का, और मॉनसून कैसे आता है, प्लेट टेक्टोनिक्स, तो 3 4 5 जो है ना टॉपिक, उसको कर लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। तो आपका ज्योग्राफी वाला हिस्सा गया। अब बचता है डीआई को हटा दीजिए, करंट अफेयर्स को अभी साइड कर लीजिए। करंट अफेयर्स आप लास्ट में भी कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी, नेहरू, नेहरू, गांधी, नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर, अल्टरनेट, पाल कला, मौर्य कला, कोई ना कोई एक आता रहता है। तो उस तरह से जो अल्टरनेट, जो दूसरा आने वाला है, तो उसको एक बार देख लीजिए, तो आपका 1-2 सवाल तो वहीं से निकल रहा है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो नेशनल मूवमेंट का सवाल है उसका, और भारतीय राष्ट्रीयता का विकास है, शिक्षा का विकास है, मतलब वहां पे अब पीटी की तरह एक एक फैक्ट तो आना नहीं है। तो उदारवादी काल का क्या फीचर है, ऐसे करके 25, 30, 40 ऐसे सवाल बन रहे हैं जहां से ही आपके पूरे मॉडर्न हिस्ट्री कवर आपका हो रहा है। तो उस 30-40 सवाल को एक बार लिख लीजिए। आप जब क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट करोगे ना अपने क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस को, तो आपको समझ में आ जाएगा 30-40 सवाल। अब इसके बाद रहा सवाल पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको हार्डली 50 सवाल के आसपास अगर आप कर लेते हो पॉलिटी के अंदर, 50 सवाल, उससे ज्यादा बन नहीं रहा है, तो आपका पॉलिटी हो जाएगा। पॉलिटी के अंदर जैसे संघीय व्यवस्था है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी के साथ क्लैश है, राष्ट्रपति का इलेक्शन और राष्ट्रपति के पावर्स से, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का पावर है, इसके अलावा कॉमन सिविल राइट कोड की बात की जा सकती है, नागरिकता से संबंधित सवाल हो सकता है। तो ऐसे कुछ सवाल जो करंट एस्पेक्ट में आपको दिख रहे हैं ना, संविधान को उधार की वस्तु कहते हैं, हमें संविधान की विशेषता क्या है, तो इस तरह के सवाल आप पॉलिटी में देख सकते हैं। साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक में पिछले कुछ साल से जो ट्रेंड देखा गया है, कुछ ट्रेंड जो देखा गया है, उस ट्रेंड में देखिए क्या है। एक सिचुएशन, स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है, विज्ञान और तकनीक से कैसे उसको सुलझाएंगे। तो एक सिचुएशन दिया जाता है, उसको भी एक्सप्लेन करना है, और साइंस एंड टेक से हम कैसे उसको सुलझा सकते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी चीजें जीएस पेपर 1 एंड 2 के अंदर है। तो ऐसे करके आप जीएस को कवर कर लेंगे, ऑप्शनल अपने अपने अकॉर्डिंग उसको कर लीजिए। तो ये इजी तरीका है, क्योंकि जीएस का पेपर एक महासागर है मेंस का, और वहां से आपको पार भी निकलना है, तो पार भी उतरना है, महासागर भी है। तो वैसी स्थिति में आपको जीएस का पेपर जो है वो अच्छे से करके जाना चाहिए, समझ रहे हैं? क्योंकि अब रिजल्ट तो वहीं से आना है सबसे ज्यादा, डीआई का पोर्शन वहीं पे है, स्कोर भी वो डबल पेपर बन रहा है, वो 300 नंबर का, 600 का, इधर ऑप्शनल पेपर 300 का ही है। तो उस हिसाब से आप वहां पे एफर्ट कीजिए। अब ये सब करने के बाद भी अगर आपने बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। और ये वो सिचुएशन है जहां पे सबसे ज्यादा लोग आंसर राइटिंग से डरेंगे। जैसे मैं लगातार कह रहा था, सिली मिस्टेक, आपके 67 में कोई अगर डुबाने वाला है किसी भी स्टूडेंट को, तो वो उसका नॉलेज नहीं है, सिली मिस्टेक है। तो उसी तरह से ये गलती ना कीजिएगा 67 के मेंस में। आंसर राइटिंग अगर किसी ने नहीं किया तो रिजल्ट को भूल जाइएगा। आंसर राइटिंग नहीं किए तो रिजल्ट भूल जाइए। तो आंसर राइटिंग करना बहुत ही जरूरी है। और आंसर राइटिंग करोगे कैसे? तो स्टार्टिंग कीजिए छोटे छोटे सवाल,
एकदम शुरुआत से ही तूफानी सवाल ले लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग कीजिए आसान सवालों से, सिंपल सिंपल सवाल उठाइए, पहले लिखिए, क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखिए। क्वेश्चन भी समझना जरूरी होता है। आपको लगता होगा हम इतना पढ़ के पास करके क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, तो फैक्ट बात यह है कि 70 to 80% क्वेश्चन ही नहीं समझते हैं। 80% स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं समझते हैं। सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, बट ये फैक्ट है। एक बड़ा तबका है जो क्वेश्चन नहीं समझता है स्टूडेंट्स का। तो क्वेश्चन समझने के लिए कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कैसे समझिएगा। तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग पहले छोटे छोटे सवाल लिखना शुरू कीजिए, किसी से चेक करवाइए, और ये सिलसिला अभी स्टार्टिंग में पूरे 1 महीना हर रोज कीजिए। उसके बाद जब दूसरे महीने में जाइएगा तो 1 दिन गैप करके कीजिएगा। उस होते होते आप मास्टर हो जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं, ठीक है। ये होते होते आप मास्टर हो जाओगे, ये आपका अच्छे से जो है ना मेंस हो जाएगा आपका। तो वो भी है एक, और अभी इस पे काम कीजिए, ठीक है। काम करने की बहुत जरूरत है, और ये जो मौका मिला है ना 67 का, ये चूकना मत, इस बात को क्या ध्यान रखिएगा। होपफुली की बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।